कर देता हूँ। तो वेक्टर फिजिक्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और बहुत सारी होती हैं जो स्केलर होती हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी से डील करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए आपको वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए वेक्टर के। और मैं बता दूं, मैं जो वेक्टर आपको पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स में चैप्टर क्वेश्चन भी आते हैं। और पहले इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा, वन डायमेंशन मोशन, वहीं से वेक्टर का यूज शुरू हो जाएगा, वहीं से डिफरेंशिएशन का यूज शुरू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी उसमें टाइम है, वेक्टर खत्म करने में हमें करीब करीब 15 दिन लगभग लग जाएंगे। उसके बाद हमारा 1D मोशन और 2D मोशन आएगा, दोनों को मिला के 1D और 2D मोशन को मिला के काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो कई किताबों में ये चैप्टर का नाम अगला वाला जो होगा काइनेमेटिक्स होगा, जिसमें 1D मोशन यानी वन डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, वो हमारा अगला चैप्टर होगा, वहीं से इसका मैथमेटिक्स का और वेक्टर का पूरा यूज शुरू हो जाएगा। 12th तक आपको वेक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू होंगे वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसके पहले जैसे यूनिट डायमेंशन चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, आपका छूट गया है, आपने नहीं भी पढ़ा हो या आप नहीं भी पढ़ते हो, तो फिजिक्स में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका किसी भी फिजिक्स के चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। तो अगर किसी का छूटा भी हुआ है या नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आप चाहो तो 11th क्लास के लास्ट में, चाहो तो 12th के लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। दिक्कत आएगी अगर वेक्टर नहीं आता है आपको, दिक्कत आएगी अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो किसी बच्चे का अगर मैथमेटिक्स रह गया है तो वो अलग से मुझसे पढ़ सकता है, मुझसे अलग से वीडियो ले सकता है, जो दिक्कत हो वो डिस्कस कर सकता है। और ऐसा नहीं कि आपको डाउट आएंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, डाउट आपको आते हैं, हमेशा पूछिए, ऑलवेज वेलकम है। ठीक है, पर डाउट थोड़ा सा जेन्युइन होंगे तो अच्छा लगेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एब्सर्ड क्वेश्चन है जो कोई मीनिंगफुल नहीं है, जैसे अब इसमें लॉग की पावर और लॉग में -1 हम नहीं रख सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आसान क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप पहली अटेम्प्ट में कर सकते थे, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपने प्रयास ही नहीं किया, कोशिश नहीं करी। ठीक है, तो चलिए हम वेक्टर से शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर और एक होती है टेंसर या टेंसर। ये टेंसर आप अभी नहीं पढ़ोगे, 11 12th में कहीं भी टेंसर का यूज नहीं है, ये आएगा ग्रेजुएशन में, बीएससी में। तो कहीं कहीं क्या होता है, कुछ बच्चे या कुछ किताबों में ऑथर ने टेंसर भी बता रखा है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। कहीं भी अगर आपको बताया गया है इस तरह का तो बिल्कुल छोड़ देना, टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर कोई बच्चा कहीं दूसरी जगह कोचिंग कर रहा है, वो इंप्रेशन मारने के लिए आपको ऐसा बोलता है कि टेंसर हमने वहां पढ़ा है, तुम्हारे सर ने तो टेंसर नहीं बताया, तो उसको बोल देना कि तू बेवकूफ, टीचर भी बेवकूफ। मैं तो बिंदास बोलता हूँ भाई, बिंदास बोलता हूँ। कोई अगर आपको इस तरह से आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों को तुरंत वहीं की वहीं उनको सप्रेस कर दो, उनका मोरल डाउन कर दो, जो आपका मोरल डाउन करे। ऐसे लोग नेगेटिव मेंटेलिटी होते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। जो नेगेटिव बातें करें, आपका मोरल डाउन करें, ऐसे दोस्त नहीं हो सकते। टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ लोग बेवजह अपने दोस्तों को डाउन करने के लिए, आता नहीं है लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लाएंगे जो पूछी नहीं जाती हैं, जो सिलेबस में नहीं होंगी, वो पढ़ेंगे। लेकिन जो सिलेबस का होगा वो उनको आता नहीं होगा, पढ़ेंगे वो जो पूछा नहीं जाता है, जो आपको नहीं आता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन सिलेबस पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एकदम शानदार पढ़ेंगे, जो पूछा जाएगा वो पढ़ेंगे। उसके बाहर मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाहर कोई चीज नहीं आएगी। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो भरोसा रखना है कि वो नहीं पूछा जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, टेंसर हमको नहीं पढ़ना है। टेंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं, टेंसर बोल रहा हूँ, ये स्पेलिंग है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर कहीं मिल भी जाता है, कोई क्वांटिटी कहीं लिखी हुई मिल जाती है कि ये टेंसर है, बिल्कुल इग्नोर कर देना। अगर कोई क्वांटिटी टेंसर होती है तो हम 11th और 12th लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर उस क्वांटिटी को स्केलर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ लिखना नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। कुछ लिखना नहीं है, जब लिखने का बारी आएगी मैं लिखाऊंगा। पहले कुछ कंफ्यूजन दूर होने चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ये पता होना चाहिए। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है पढ़ने के लिए, तो इतना है कि 11 12th भी कम पड़ जाएगा, बीएससी कम पड़ जाएगी, एमएससी कम पड़ जाएगी, साइंस भी पढ़नी है तो। पढ़ने की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो। हमको क्या है, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, ये बात समझ लो। तो अगर 11th में कोई क्वांटिटी हमें पढ़नी है, 12th में कोई क्वांटिटी पढ़नी है, तो वो दो है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और पूरे 11 12th के चैप्टर में। टेंसर हमको नहीं पढ़ना है। अब सवाल यह है कि टेंसर
अगर आ जाए तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या बताना है, उसको स्केलर बताना है, भरोसा करोगे तो। बाकी अगर आपको कन्फ्यूज़ होना है, आपको ये लगता है कि सर ने छोड़ दिया पढ़ाने को, तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, टेंशन। पर मैंने क्या कहा, सेलेक्टिव पढ़ना है हमको। अब जैसे कुछ क्वांटिटी के नाम बताता हूँ मैं आपको। कुछ बच्चों ने सुन रखे होंगे और 11th वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ये टर्म नए हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी होती है, पढ़ेंगे हम आगे। सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी होती है। सरफेस टेंशन नाम शायद न सुना होगा आपने, लेकिन प्रेशर नाम सुना होगा आपने। प्रेशर एक क्वांटिटी होती है। ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सभी टेंसर होते हैं। क्या होते हैं? टेंसर। लेकिन हमको कोई पूछे तो क्या बताना है हमको? हमको बताना है स्केलर। क्या बताना है? स्केलर। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर नहीं बताना, पूछेगा भी नहीं बताना है। आपने कहा ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन में नहीं आएगा, यकीन मानिए। आपने कहा वहाँ किताब में दे रखा है, अब किताब तो अपनी है, मैं अपनी किताब लिख दूँ, मैं कुछ भी उसमें आउट ऑफ सिलेबस डाल दूँ। पेपर में जब आएगा तो वो सिलेबस के बाहर नहीं आएगा, अगर आएगा तो लोग ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे, ऑब्जेक्शन सबमिट होते हैं, फिर ऐसे सवालों पे बोनस मिलता है, ध्यान रखना बोनस मिलता है। तो आप इतना भरोसा रखिए कि वहाँ किताब में दे रखा था, क्वेश्चन को काट दो बिल्कुल, क्वेश्चन को काट दो, हमने इतने साल से पढ़ाते हुए हो गया, जब हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा अगर हमसे पढ़ना है तो। तो हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्केलर और वेक्टर, क्लियर हो गया? पहले तो ये समझ में आना चाहिए और मैंने शुरुआत यहीं से करता हूँ, हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो मैं पहले बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें डालता हूँ, जो उसको नहीं पढ़नी है। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है कि हमने पढ़ाना शुरू किया, वेक्टर खत्म हो गया, फिर बच्चा आके बोलता है, "सर आपने वो नहीं पढ़ाया, टेंसर।" मैंने कहा, "वो सिलेबस।" "अरे सर वो मेरा फ्रेंड वहाँ पढ़ने जाता है उस कोचिंग में, उन सर ने तो पढ़ाया है।" मैंने कहा, "बेटा उन्होंने अगर बीएससी का पढ़ा दिया तो मैं क्या करूँ? उन्होंने मेन चीज़ तो छोड़ ही दी।" फिर मैं उसको छोटे-छोटे सवाल पूछता हूँ कि बता 2 वेक्टर के बीच में एंगल बता दे। बोले, "सर ये तो ये होगा।" मैंने कहा, "गलत।" बोले, "सर ये नहीं होगा।" मैंने कहा, "तुझे बेसिक चीज़ें पढ़ाई नहीं थी टीचर ने, एंगल कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर के बीच में, बेसिक चीज़ है, वो नहीं आएगा, वेक्टर समझ में नहीं आएगा।" होता क्या है, कुछ टीचर ऐसी चीज़ें ढूँढ के लाते हैं जो ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बच्चे को ये दिखाते हैं कि ये देख तेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये हमने पढ़ाया है, टेंसर पढ़ाएगा वो। लेकिन वो मेन चीज़ नहीं पढ़ाएगा, जो काम किए कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वेक्टर में, कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वो बड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म होता है, वो बच्चे को नहीं बताया। लेकिन पढ़ा क्या दिया? टेंसर। क्यों? दूसरे टीचर को डाउन करने के लिए, ये बताने के लिए कि देख तेरे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया। बच्चा बेचारा सीधा, उसको पता नहीं कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अगर कहीं मिल भी जाए काट देना उसको तुरंत। अब आते हैं मेन चीज़ की, ये वेक्टर और स्केलर है क्या चीज़, क्वांटिटी क्या है? तो देखिए 2 तरह की क्वांटिटी होती है। अब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से प्रॉपर चीज़ें शुरू होती हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी फिजिकल, और एक वो होती है जिनमें डायरेक्शन होता है और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं? दूसरी क्या होती हैं? जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सबसे पहली चीज़। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, हालाँकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच क्या है वो मैं बताऊँगा अभी। पहले आप बेसिक लेवल पे समझो, ईज़ी लेवल पे समझो। 2 तरह की क्वांटिटी होती है, एक जिनका डायरेक्शन होता है और दूसरी वो क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी क्वांटिटी मैंने बताई जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। छोटी क्लास में बच्चा अगर पढ़ के आता है तो वो इतना ही जानता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी 50 जूल, 100 जूल हो सकती है। अब मैं पूछूँ बोले किस डायरेक्शन में, तो मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, मैंने पूछा तुम्हारा मास कितना है? तुमने कहा 50 केजी है। मैंने बोला किस डायरेक्शन में? तुमने बोला सर डायरेक्शन कहाँ आएगा इसमें? मास तो 50 केजी है बस, उसमें डायरेक्शन की क्या बात है? तो डायरेक्शन अगर किसी क्वांटिटी का नहीं है तो ऐसी क्वांटिटी स्केलर कैटेगरी में लिखना मत। सुन लो पहले मेरी बात, पहले समझो चीज़ों को, फिर मैं लिखाऊँगा सिस्टमैटिक तरीके से। तो हमने छोटी क्लास में जो पढ़ा है पहले वो बता रहा हूँ, लेकिन जो छोटी क्लास में पढ़ा है वो अधूरा सच था, पूरा सच क्या है वो मैं आज बताऊँगा आपको। पहले पुरानी बातें अगर आपने पढ़ी हैं कभी, 9th-10th में थोड़ा-सा आइडिया दे देते हैं टीचर, तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि वो क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होती है, और वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर कहलाती है। ये आपने पढ़ा होगा या ये जानते होंगे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है, और ये तमाम किताबों में और पैकेज में ये लिखा मिलेगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। और अगर आप इतना जानते हो तो गलत जानते हो। पूरा ज्ञान मैं आपको कराऊँगा क्या चीज़ है एक्चुअल में वेक्टर। अगर इतना बोलते हो कि जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होती है, तो ये पूरा सच नहीं है और ये आप गलत कह रहे हो। और इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट
का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में बहता है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है, ये डायरेक्शन हो गया। फिर भी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो जो डेफिनेशन अब तक आपने पढ़ी है वो सही नहीं है। सही क्या है मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। यहाँ तक बात समझ में आई कुछ? तो अब जैसे डायरेक्शन की जब बात आई तो डायरेक्शन के कुछ एग्जांपल, जैसे वेलोसिटी है, एक कार 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही है, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है ईस्ट। ऐसे ही एक्सेलरेशन, फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इनका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन केवल डायरेक्शन से काम नहीं चलता, एक और बहुत जरूरी चीज है, नेसेसरी चीज है, वो है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, किसे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे, वो वेक्टर है। अब आपने कहा ये क्या चीज है? हाँ, ये क्या चीज है, ये हम आगे समझेंगे इसी चैप्टर में। अगर आप ये बोल देते हो कि अगर कोई क्वांटिटी, लिखना मत, पहले सुनो मेरी बात को, लिखाऊंगा मैं सब सिस्टमेटिक नोट्स प्रॉपर बनवाऊंगा, पहले मेरी बात को सुनो। कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर होती है, और नहीं करती वो स्केलर होती है, बात खत्म। बस इतना बोलो ना, आपको ये कहने की जरूरत है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रही है तो उसका डायरेक्शन तो होगा ही, बिना डायरेक्शन के वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करेगी। यानी अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रही है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, नेचुरली उसका डायरेक्शन होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, तभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती है तो वो वेक्टर नहीं होती। जैसे करंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर हो गई, स्केलर। इतनी बात जानने की है। अब आपको कंपटीशन के लिए इस तरह से पढ़ना होगा, वो नहीं जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जिसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो वेक्टर। ये अधूरा ज्ञान है, ये जरूरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। यानी ये चाहिए कि डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब आपने कहा ये क्या है, तो थोड़ा इंतजार करो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आएगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। इसका मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, इसका मैं एक आइडिया देता हूँ। देखो आज की पहली क्लास है, समझाने में जाएगी, और जिसने बच्चे ने समझ लिया उसको वेक्टर आ गया। और आपको मैं पहले से बताता हूँ, मैं चीजों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, टॉप लेवल तक। जैसे कोई आपसे पूछे कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट बताओ, या ऐसे पूछता हूं मैं आपसे कि 2 और 3 कितना होता है, आपने कहा 5। ये 2 और 3 5 होता है, और 6 और 5 कितना होता है? बोले 11। तो ये इस तरह का जो एडिशन होता है, जो आप पढ़ के आए हो ना छोटी क्लास में, इस एडिशन को बोलते हैं स्केलर एडिशन। क्या बोलते हैं? लिखना मत, और लिखो तो कहीं पेज में साइड में मार्जिन दे देना, साइड में पेज में थोड़ा मार्जिन देके और वहां लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्केलर एडिशन। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन ये है 2 + 3 5, 6 + 5 11, जो नॉर्मल आप पढ़ते हैं छोटी क्लास में। वेक्टर एडिशन क्या होता है? मैंने कहा 2 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? आपने कहा सर 5 होगा, मैंने कहा जरूरी नहीं। मैंने पूछा आपसे कि अच्छा चलो ये बताओ, 2 न्यूटन या 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्स हैं, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्स है, इसका रिजल्टेंट कितना होगा? आपने कहा सर 8 न्यूटन होगा, मैंने कहा जरूरी नहीं। बोले सर ये तो होता ही है, 5 और 3 ऐड करेंगे 8 ना। आप क्या कर रहे हैं? स्केलर एडिशन कर रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन आप जानते होंगे फोर्स का यूनिट होता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 3 और 5 न्यूटन 8 न्यूटन होगा ही, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन तक। मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया फील देने के लिए। अब आपने कहा वो कैसे, अभी बताता हूँ। लिखना मत, लिखना मत, समझने की चीज है। यहाँ लिखने का आएगा, मैं लिखाऊंगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो पेज में थोड़ा मार्जिन देके साइड में लिख सकते हो। 3 न्यूटन और 5 न्यूटन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मैंने कहा इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 8 न्यूटन आएगा, जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है? 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन तक। अब यही क्या होता है? वेक्टर एडिशन, इसी को तो कहते हैं। अब आपने कहा वो कैसे, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ,
कि 3 और 5 से किसी भी तरह से 3 और 5 से किसी भी तरीके से 2 न्यूटन आ सकता है। मैं यहाँ से आपको अलाउ कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं। क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, आप अपनी तरफ से अपना स्पीकर ऑन कर सकते हो, मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया है, आप बोल सकते हैं। माइनस करके, माइनस करके 3 और 5 का डिफरेंस अगर हम करें तो 2 न्यूटन आ सकता है। अच्छा, मैंने पूछा 8 न्यूटन कैसे आ सकता है किसी भी तरीके से? एडिशन, एडिशन करके। एडिशन करके। अच्छा, मैंने और क्या बोला कि 2 न्यूटन और 8 न्यूटन की रेंज में कोई भी वैल्यू आ सकती है। 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा, इसको एडिशन या तो वेक्टर एडिशन बोलो या रिजल्टेंट बोलो, 3 और 5 से कोई भी वैल्यू आ सकती है 2 न्यूटन से। इसीलिए मैंने लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि 2 और 8 आएगा, मैंने कहा 2 से लेकर 8 तक की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। असल में क्या है कि इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। जैसे एक बॉडी यहाँ रखी है, एक बॉडी यहाँ रखी है, आपने इस पर फोर्स लगाया, गौर करना मैं क्या कह रहा हूँ। आपने इस पर फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन और इधर से ही 3 न्यूटन लगा दिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कितना फोर्स लग रहा है इस पर, कोई बताएगा? 5 न्यूटन और 3 न्यूटन लगा दिया, कितना फोर्स लग रहा है? न्यूटन, बोलो। 8 न्यूटन। और अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाता हूं इस पर, एक फोर्स मैंने इधर से लगाया और दूसरा फोर्स मैंने यहां से लगाया, कोई बता सकता है नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना है? 2 सर 2 न्यूटन। सर 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। कैसे पता लगा? डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो कोई भी बता देगा कि इधर से मैं धक्का दे रहा हूँ 5 न्यूटन से, दूसरी तरफ से कोई और धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है 3 न्यूटन से, तो नेट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, 5 और 3 का डिफरेंस आएगा 2 न्यूटन। और यहाँ सेम डायरेक्शन में होने की वजह से 5 और 3 का रिजल्टेंट आएगा, ऐड हो जाएगा 8 न्यूटन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक फोर्स है, मान लो F1, ध्यान देना, F1 ना कह के मैं A कह देता हूँ और ये इसे B कह देता हूँ, सपोज करिए। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली है वो A प्लस B से मिली है, लिखना मत, समझना। और ये वैल्यू पता कैसे मिली है मुझे? B माइनस ए या A माइनस बी करके मिली है। और इस रेंज में यानी B माइनस ए से लेके B प्लस ए की रेंज में कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। जैसे देखो, इसी ब्लॉक में ऊपर से अगर आप देख रहे हैं, टॉप व्यू आप इसका देख रहे हैं, ऊपर से मान लो एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा था, आपने एक फोर्स यहाँ से लगाया 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स आपने यहाँ से लगा दिया 3 न्यूटन। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा पता है कितना आएगा? कितना आएगा? या 4। ऐसे भी देख, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, बताता हूँ। ये एक काम और करो, ऐसे ना करके थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं। मान लो इस ब्लॉक को आप 5 न्यूटन से इधर खींच रहे थे और 3 न्यूटन से इधर खींच रहे थे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। किससे? बता दूंगा कैसे आएगा, अभी केवल सुनने पे ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम से। एंड द वैल्यू विल बी हाउ मच, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक साइड को मान लिया 3 और दूसरी साइड को मान लिया 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली साइड आप 5 कह सकते हैं, आमने सामने की साइड है। कैसे आएगा वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किया हमने, 25 प्लस 9 √34। √34 की वैल्यू करीब करीब, अगर आप ध्यान दें तो करीब करीब 6 के आसपास है। कितने के? 6 के। भाई 36 होता 6 आ जाता। यानी हमने देखा कि लगभग लगभग ये वैल्यू 5.9 के आसपास आएगी। कितनी? 5.9 के आसपास आएगी। मैंने आपसे क्या कहा था? 2 न्यूटन से 8 न्यूटन तक की वैल्यू कोई भी चल सकती है, जिसमें हमने 8 न्यूटन भी देखा, 2 भी देखा, और अब ये कौन सी वैल्यू आ गई? 5.9, जो इनके पीछे आ रही है। और कोई भी वैल्यू चलेगी, एंड दैट डिपेंड्स। देखो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या था? दोनों फोर्स पैरेलल थे। यहाँ पे फोर्स कैसे है? पैरेलल। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा क्या होगा? 0। समझ लो, एंगल थीटा क्या होगा? 0। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो गए। यहाँ पे दोनों के बीच में एंटी पैरेलल है, ध्यान से देखो तो। एंटी पैरेलल आप जानते होंगे, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल कितना हो गया दोनों में? 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं 180 डिग्री कहते हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो डिफरेंस से आता है, a माइनस बी, यानी 5 माइनस 3 2। ऐसी एक सिचुएशन आ गई, यहाँ दोनों कैसे? परपेंडिकुलर है। 5 और 3 कैसे? परपेंडिकुलर। तो ये आएगा √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √34। तो आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो, एंगल 0 था तब कुछ और वैल्यू आई, 180 था तब कुछ और वैल्यू आई, और जब एंगल 90 था, एंगल 90 था तब वैल्यू कुछ और आई।
यानी आपको कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कि वेक्टर एडिशन ये जो होता है इसमें एंगल का बड़ा रोल है। एंगल क्या है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो दो क्वांटिटी को जोड़ने के लिए हम वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है, और इसमें ये बात मैटर करती है कि उन दोनों क्वांटिटी के बीच में एंगल क्या है। जैसे फोर्स ही हमने लगाए तो फोर्स ऐड हो गया जब एंगल 0 था, फोर्स सब्ट्रैक्ट हो गया जब एंगल 180 था, और जब 90 था तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाया। ऐसे किसी भी एंगल को पर दो फोर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर ए और बी वो फोर्स है, मान के चलिए ए और बी, तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है, लिखना मत इसको। आप सोच रहे हो सर बार बार मना कर देते, अरे सब आएगा ना, पहले समझने पे तो ध्यान दो। ये एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा हमें पता होना चाहिए, फिर इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल पाओगे, वैल्यू निकाल पाओगे। ये जैसे थीटा 0 रखो तो ये 8 न्यूटन आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू रखो 5, ऐसे 180 रखोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा जो मैंने यहाँ लिखा है। ऐसे करके किसी भी एंगल के लिए आप दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे, और ये जो फॉर्मूला आता है ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। ये नॉर्मल स्केलर एडिशन नहीं है कि 2 और 3 5, 6 और 5 11, 5 और 2 7, वो स्केलर एडिशन नहीं है, नॉर्मल a प्लस बी। ये है फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का, ये हम पढ़ेंगे आगे, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो मुझे लगता है थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा, बहुत अच्छा नहीं, खासकर जो 11th के बच्चे हैं। 12th वाले बच्चे को आता है, जो 12th वाला इसमें पढ़ रहा है या 12th पास वाला बच्चा पढ़ रहा है उसको आता है ये चीज, बस उसको रिफाइन करने की जरूरत है। कुछ चीजें उसके कंफ्यूजिंग होती है, जैसे एंगल दो वेक्टर के बीच में कैसे निकालते हैं ये उसको नहीं पता होता, या पता होता है तो वो गलती करता है, और उस गलती की कीमत उसको चुकानी पड़ती है, -1 नंबर मिल जाते हैं उसको, क्योंकि एंगल अगर आपको दो वेक्टर के बीच में सही से नहीं आया। और मैं बता रहा हूँ वेक्टर जो आपने पढ़ा होगा उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा आपका अगर पहले से आता है। 11th के बच्चे के लिए तो एकदम फ्रेश है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट, वेक्टर प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा कि वेक्टर एडिशन है क्या चीज, क्योंकि डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है, और जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो कुछ आगे की चीजों को पहले मुझे लाना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। मैं मानता हूं कि आपको 100% समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज अभी पहली क्लास है, अभी मुझे शुरू तो करने दो, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। दूसरी या तीसरी क्लास में ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको ऐसी लगेंगी बिल्कुल सिंपल, सिंपल हलवा खाना, बिल्कुल कहते हैं ना हलवा बना दिया इसको, एकदम सिंपल बना दिया, ऐसे बोल देते हैं। एकदम इजी लगेंगी, बिल्कुल आसान। 1 2 क्लास हो जाने दो, बस 3 क्लास हो जाने दो, ये सब चीजें आगे आ जाएंगी, आप खुद निकालोगे किसी भी एंगल के लिए। अभी मैंने आइडिया दिया कि वेक्टर एडिशन एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने आप ही से पूछा, आपने जवाब दिया कि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में थी, 8 न्यूटन, अपोजिट में थी तो 2 न्यूटन। तो ये एडिशन वेक्टर एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर एडिशन। हर क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती, जिनका डायरेक्शन होगा वो क्वांटिटी वेक्टर होंगी। अब इसमें करंट में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। करंट में क्या होता है, जैसे एक यहाँ से तार में करंट आ रही है, एक तार में यहाँ से करंट आ रही है, मान के चलो करंट की यूनिट जानते हो कि 5 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो अब ये आगे जब जाएगी इस वायर में मिलके तो वो 8 एम्पियर ही जाएगी। लेकिन अगर ये तार ऐसे हो और दूसरा तार ऐसे हो, इसमें 5 एम्पियर आ रही है, मेरे ख्याल से शायद आपको आइडिया लग रहा हो, ये 3 एम्पियर आ रही है और आगे एक वायर में जा रही है मान लो, तो भी 8 एम्पियर ही जाएगी। ये नहीं कि सर आपने कहा कि पहले ये एंगल कम था अब ज्यादा हो गया 90 हो गया। इवन आप इसमें वायर को एक इधर से 5 एम्पियर कर दो और एक इधर से 3 एम्पियर कर दो, और ये यहाँ ज्वाइंट ऐसे है, इसमें करंट जा रही है, तो 5 इधर से आ रही, 3 इधर से जाएगी, तो 8 एम्पियर ही जाएगी। आप देख रहे हो डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन फिर भी करंट ऐड हो रही है, नॉर्मल ऐड हो रही है, 5 + 3 8, 5 + 3 8, 5 + 3 8। तो करंट में डायरेक्शन है, ये बात सच है, लेकिन फिर भी करंट कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती। यहाँ पे लास्ट वाले फिगर में आप देखो 5 एम्पियर और 3 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तार में आई, इसमें और इसमें चली गई, तो दोनों में ऐड होके आई। जैसे इधर से आ रहा था और इधर से आ रहा था, और ये मिल के इधर चला गया, तो 8 ही एम्पियर आएगा। ऐसे 5 आ रहा था, 90 के एंगल पे 3 आ रहा था, फिर 8 चला गया। यहाँ पे दोनों में बहुत छोटा सा एंगल था, 5 और 3 ऐड होके 8 आया, यानी एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डायरेक्शन है लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, जो नए बच्चे बता दूं, हमारी क्लास 12 बजे तक होती है। आप उसी लिंक पे क्लिक करेंगे दोबारा से, अभी टाइम खत्म हो रहा है,
40 मिनट का पहला सेशन है, टाइम खत्म होगा, दोबारा से लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन करेंगे। 12 बजे तक क्लास होती है, ध्यान रखना, टाइम खत्म होने जा रहा है। दोबारा से ज्वाइन करेंगे हम इसी टॉपिक को, फिर कंटिन्यू करेंगे 12 बजे तक, टाइम खत्म हुआ उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये तो मैं हटा देता हूँ, ये एक रफ में समझा दिया। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, कॉपी वगैरह में आप नोट करेंगे, कॉपी वगैरह आप रखिए। तो अब देखिए यहाँ से वेक्टर, टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे उसी लिंक पे क्लिक करके, जैसे स्क्रीन ऑफ हो दोबारा से क्लिक करके उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे वेक्टर। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज आर